अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए ट्रांसलेशन के बारे में। सो बेसिकली एज़ वी नो कि हमारा ये लास्ट टॉपिक था इनसाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग डीएनए की जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट 3 वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले जो आपके पास डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है बाय विच यू फॉर्म मैसेंजर आरएनए, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं वाया आरएनए पॉलीमरेज, उसको देखा था बोथ इनसाइड प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। फिर हम लोगों ने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन को देखा था, जो कि खास तौर पे यूकैरियोट्स में होती है, और कुछ आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं जिनके अंदर भी आपके पास मॉडिफिकेशन होती है एमआरएनए की। एंड नाउ वी हैव कम ऑन द बिजनेस एंड विच इज़ डीएनए ट्रांसलेशन। अच्छा, अब डीएनए ट्रांसलेशन होती क्या है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? तो बेसिकली एज वी नो कि हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से एमआरएनए बना दिया था, मैसेंजर आरएनए, which was a single stranded ribosomal RNA, not ribosomal, single stranded RNA, यानी कि पॉली न्यूक्लियोटाइड था, पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड था इस तरह का, ठीक है, जो हमने डीएनए से बनाया, यानी कि डीएनए लाइक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है। दिस वाज योर ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। अब ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन, नाउ व्हाट डज इट मीन्स और व्हाट बेसिकली हैपेंस इनसाइड दिस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम लोग इस मैसेंजर आरएनए को लेंगे और हम लोग इससे जो आपका फंक्शनल कंपोनेंट है लिविंग सिस्टम का, जो कि तमाम के तमाम मोस्ट ऑफ द फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो आपके पास स्ट्रक्चरल फंक्शन हो या फिर आपके पास जो रेगुलेटरी फंक्शन हो, जिसको आप लोग प्रोटीन कहते हैं। तो बेसिकली ट्रांसलेशन में हम लोग एमआरएनए को देखते हैं और उसको रीड करके उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको देखकर आप लोग प्रोटीन बनाते हैं। सो दिस हैपेंस इनसाइड योर ट्रांसलेशन। You do what? You will translate messenger RNA and according to the information present on mRNA in the form of nucleotide sequence, राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक खास सीक्वेंस है ना, जो कि डीएनए की कॉम्प्लीमेंटेशन में बना है, उसको देखकर आप लोग प्रोटीन बनाते हैं। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है टोटल, वो आप लोग इस वीडियो में और मल्टीपल वीडियोस में जो कि इसके बाद भी आएगी, इसमें हम लोग प्रोकैरियोट्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद वाली वीडियो में हम लोग यूकैरियोट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब नाउ एज वी नो कि जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, व्हाट बेसिकली दे आर पॉलीमर्स ना, यानी कि इनके अपने मोनोमर्स हैं। इनके मोनोमर्स को आप लोग कहते हैं अमीनो एसिड्स या फिर अमाइनो एसिड्स, जिसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन्स को अच्छी तरह से डिस्कस करके आ चुके हैं। वी नो दैट के प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। नाउ वी हैव 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इन आवर लिविंग सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन उन अमाइनो एसिड की चेन्स होती है, लीनियर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, इस तरह से। So that what we do inside translation. We do what? We translate messenger RNA and we convert the information present on messenger RNA, which is present in the form of a particular sequence of ribonucleotide, and we convert into proteins. So this is what we have इन ट्रांसलेशन। तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन था ट्रांसलेशन के बारे में। लेकिन ट्रांसलेशन उतनी आसान नहीं है कि आपने एमआरएनए लिया और आपने जो है वो प्रोटीन बना दिया। अच्छा, याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन इज मेनली रेगुलेटेड बाय अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इनसाइड योर लिविंग सिस्टम, जिसको आप लोग राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। उसको भी हम लोग पिछले इस सीरीज के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। राइबोसोम ट्रांसलेट होने में इस एमआरएनए को इनटू दिस प्रोटीन हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, अब बिफोर इनिशिएटिंग द प्रॉपर ट्रांसलेशन, यानी कि उसके फेजेस होते हैं एज यू नो के, जिस तरह से हर जो डीएनए का प्रोसेस होता है उसका आपके पास इनिशिएशन होती है, फिर इलोंगेशन होती है, फिर टर्मिनेशन होती है। इसी तरह से ट्रांसलेशन का भी सीन होने वाला है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मोटी मोटी बातें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रांसलेशन के अंदर, यानी कि ट्रांसलेशन को होने में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, देन विल कम अप टू द बिजनेस एंड। लेकिन अगर बात स्टार्ट हो ही गई है तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी आपके पास ट्रांसलेशन है बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, इट कंसिस्ट ऑन 3 प्रोसेसेस या सम टाइम आप इसको 4 प्रोसेस के ऊपर भी कंसिस्ट करते हैं। अच्छा, तो जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है टीआरएनए चार्जिंग। टीआरएनए चार्जिंग। अब टीआरएनए क्या होता है और व्हाट डू यू मीन बाय टीआरएनए चार्जिंग, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, देन वी हैव एग्जैक्टली इनिशिएशन, देन वी गॉट इलोंगेशन, ठीक है, और आखिर में एज वी नो कि हमने टर्मिनेशन करनी होती है, यानी कि टर्मिनेशन। राइट। अच्छा, अब हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रांसलेशन की, जो कि आपको ट्रांसलेशन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइबोसोम। आई होप सो कि आपको राइबोसोम के बारे में पता हो, या फिर आपने मेरी राइबोसोम के ऊपर जो वीडियो है उसको आप लोगों ने देखा, उसके अंदर मैंने आपको राइबोसोम के बारे में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट बेसिकली इट्स फंक्शन आर, वो आपके पास किस चीज़ का बना होता है। एज वी नो कि राइबोसोम्स इज अ सब यूनिट स्ट्रक्चर, यानी कि इसके 2 सब यूनिट होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर इसका एक सब यूनिट 30s का होता है और एक इसका आपके पास 50s का होता है, और इसी तरह से यूकैरियोट्स के अंदर आपके पास 40s और 60s के होते हैं, जो कि कुल मिला के 80s आपको सब यूनिट बना के देते हैं। अच्छा,
सो अगर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं प्रॉपर वे में अगर लिखें रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा, तो एज वी नो के फर्स्ट ऑफ ऑल इज द राइबोसोम्स, ठीक है। देन आपके पास सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मैसेंजर आरएनए ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर मैसेंजर आरएनए ही नहीं होगा तो आप लोग ट्रांसलेट किसको करोगे, ठीक है। देन वी हैव इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज टीआरएनए, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है। ड्यूरिंग टीआरएनए चार्जिंग हम लोग इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। देन यू गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसलेशन फैक्टर्स, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस के वो इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन है, ये जो आपके पास ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं ये वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनिशिएशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आप लोग ट्रांसलेशन फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर कहेंगे, इसी तरह से इलोंगेशन फैक्टर, इसी तरह से टर्मिनेशन फैक्टर। अच्छा, अब ये ट्रांसलेशन फैक्टर होते क्या हैं? देयर नथिंग बट देयर प्रोटीन्स, यानी कि कुछ खास किस्म के रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और देयर रेगुलेटरी एंजाइम्स, यानी कि ट्रांसलेशन फैक्टर्स आर प्रोटीन्स और एंजाइम व्हिच बेसिकली रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इट हेल्प्स messenger RNA, ribosomes, and incoming tRNAs to actually carried out the whole process of DNA translation. That was the function of translation factors, यानी कि के depending on the process translation factors का आपके पास ये रोल होता है कि वो रेगुलेट करते हैं कि पूरे के पूरे प्रोसेस को। सो दैट्स इट विद द DNA ट्रांसलेशन इंट्रोडक्शन। अब आइए बात करते हैं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि बेसिकली किस तरह से जो आपके पास अमाइनो एसिड है वो किस तरह से आकर, मतलब कि हाउ डज mRNA ट्रांसलेट्स फॉर योर अमाइनो एसिड्स, मतलब कि अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के जो आपके पास ट्रांसलेशन है वैसे के अमाइनो होती है, किस तरह से होती है भाई, उसको डिस्कस करते हैं। देन लेट अस डिस्कस द टीआरएनए चार्जिंग, और फिर हम लोग इनिशिएट करेंगे बाकायदा ट्रांसलेशन को। सो लेट्स डिस्कस दैट। सो भाई बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में। इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको तो पता है कि ये आपके पास mRNA है जो कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट है, जो कि डीएनए की कॉम्प्लीमेंटेशन में हमने बनाया है। अच्छा, ये आपके पास स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, टीआरएनए। अच्छा, अब ये होता क्या है बेसिकली, इट्स नथिंग जस्ट लाइक आरएनए का एक पॉलीमर होता है जो कि अपने आप को इस कन्फर्मेशन में डाल देता है। एज वी नो कि आपके पास डिफरेंट किस्म के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं इनसाइड प्रोकैरियोट्स, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग प्रोकैरियोटिक डीएनए ट्रांसलेशन। तो एज वी नो कि आपके पास एक खास किस्म का आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसको आप लोग आरएनए पोल 3 कहते हैं, या इसको आप लोग इस तरह से रोमन में भी लिखते हैं 3। यह असल में खास किस्म का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि नाम से ज़ाहिर है आरएनए का पॉलीमर बनाता है, इसी तरह से जिस तरह से ये मैसेंजर आरएनए होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आरएनए ये बनाता है, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज 3, वो अपने आप को इस टी लाइक कन्फर्मेशन में ढाल देता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट टीआरएनए। अच्छा, अब इस टीआरएनए को टीआरएनए इसलिए भी कहते हैं बिकॉज टी मीन्स ट्रांसफर। ये ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड को टूवर्ड्स द राइबोसोम, ताकि mRNA को रीड करके हम लोग अमाइनो एसिड की एक लंबी लंबी चेन बना सकें जो कि बाद में जाके आपको प्रोटीन रिजल्ट करें। सो बेसिकली ये आपके पास टीआरएनए होता है। लेकिन याद रखिएगा कि टीआरएनए क्या है, टीआरएनए mRNA RNA इट्स नथिंग बट अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, मतलब कि पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, मतलब कि राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए की एक लंबी लंबी सी चेन होती है। mRNA में वो चेन बिल्कुल स्ट्रेट आती है, लेकिन जो आपके पास टीआरएनए होती है उसकी जो आपके पास चेन होती है वो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि अपने साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इट्स समथिंग लाइक दैट। एज यू नो कि ये आपके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, और ये अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनके दरमियान बन रही है, और ये आपके पास टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है, जस्ट लाइक दैट, राइट। तो ये आपके पास टीआरएनए है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली ये मैकेनिज्म क्या है, मतलब कि इसका बेसिकली फंक्शन होता क्या है इनसाइड योर ट्रांसलेशन। लेकिन उसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एज यू कैन सी कि ये आपके पास जो टीआरएनए है, ठीक है, ये असल में इसके बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, राइट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है, एज यू कैन सी दिस वन, इसको आप लोग कहते हैं एंटी कोडॉन डोमेन। क्या कहते हैं? एंटी कोडॉन डोमेन। और ये जो इसके बाकी डोमेन्स हैं ये इसको राइबोसोम के साथ बाइंड करने में, साइटोप्लाज्म में मूव करने में, और इसको जो अपने साथ अमाइनो एसिड को अटैच करवाने में हेल्प आउट करते हैं। बाकी डोमेन्स का काम ये है। लेकिन जो आपके पास एंटी कोडॉन डोमेन है, दिस वन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज इसी ने जाकर आपके पास mRNA के ऊपर अटैच करना है। लेकिन इन सब को समझने से पहले हमको एंटी कोडॉन के जो फंक्शन है विच इज टू अटैच ऑन अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑन mRNA, वी हैव टू अंडरस्टैंड कोडॉन्स। हमें क्या समझना पड़ेगा?
कोडॉन। अच्छा, सो नाउ लेट अस डिस्कस दैट कि बेसिकली कोडॉन्स आपके पास होते क्या हैं। अब हमें ये तो अच्छी तरह से मालूम है कि जो आपके पास आरएनए है या इन शॉर्ट मैसेंजर आरएनए है, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम राइबोन्यूक्लियोटाइड, मतलब कि अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड। और जो आपके पास राइबोसोम होता है वो इसी एमआरएनए को रीड कर कर डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन दिस एमआरएनए वो अमाइनो एसिड की चेन्स को आपस में जोड़ता जाता है। यानी इन शॉर्ट जो आपके पास राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स वो आपके पास अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, इतना तो हमें पता है। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये थी कि क्या एक आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड है या इन शॉर्ट एक राइबोन्यूक्लियोटाइड वो आपके पास एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। देखें, अगर ऐसा होता कि एक राइबोन्यूक्लियोटाइड मतलब कि दिस सिंगल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, तो देखें एज वी नो कि आपके पास आरएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थायमिन नहीं होता, थायमिन आपके पास डीएनए में होता है। इनसाइड आरएनए, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हो, उसमें यू होगा, टी की जगह यू। तो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लेकिन नेचर में आपके पास 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं एज वी नो। तो अगर एक राइबोन्यूक्लियोटाइड एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 अमाइनो एसिड इनसाइड प्रोटीन आपको मिलेंगे। लेकिन एज वी नो 20 या 20 से ज़्यादा भी समटाइम्स आपको अमाइनो एसिड इनसाइड प्रोटीन्स मिलते हैं, मतलब कि वन राइबोन्यूक्लियोटाइड डज नॉट कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। तो फिर एक का तो काम हो गया तमाम, ये तो नहीं हो सकता। अगर दो करें, मतलब कि इफ 2 RNTs राइबोन्यूक्लियोटाइड कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, बिकॉज एज वी नो कि आपके पास राइबोन्यूक्लियोटाइड इनसाइड आरएनए कितने होते हैं? 4। और अगर दो का कोड हो, मतलब कि 4 कोड्स फॉर यानी कि 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, सो 4 2 यानी कि 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 16। लेकिन आपके पास अमाइनो एसिड कॉमन कितने हैं? 20। यानी कि दो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी एक अमाइनो एसिड कोड नहीं करते। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 राइबोन्यूक्लियोटाइड codes for one amino acid, तो आई थिंक इट विल मेक अ सेंस, बिकॉज एज वी कैन सी कि अगर 4 आपके पास बेसिस हैं कॉमन, ठीक है, और अगर 3 का एक कोड है 4 की पावर 3, सो इट कम्स 64। यानी कि अगर 3 राइबोन्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे और अगर उन राइबोन्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस है उसको अगर आप वेरी करें तो आपके पास 64 डिफरेंट किस्म के कोड्स बन सकते हैं। यानी कि कोड इज व्हाट? कोड इज नथिंग। यानी कि जो कोडोन है, ये जो कोड है, इट इज अ 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल दिस ऑन एमआरएनए, ये यानी कि 1 2 3, ये जो 3 है यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये एक जो कोड है उसको कंस्टिट्यूट करते हैं। सो इसी तरह से अगर 3 राइबोन्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक कोड कंस्टिट्यूट करता है तो वी गॉट 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडॉन्स। एंड फॉर्चुनेटली इन दिस केस योर नंबर ऑफ कोडॉन्स इज वे मोर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉमन अमाइनो एसिड। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, ये आपके पास वो तमाम के तमाम 64 कोड्स हैं जो कि आपके पास वो 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी के बहुत सारे कोड्स ऐसे हैं जो कि एक ही किस्म का जो अमाइनो एसिड है उसके लिए कोड करते हैं। यानी कि एक अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय, यानी कि वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन्स। ये आपने बात नोट रखनी है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर देख के आप लोग तमाम याद रख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर देख कर आप लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि विच कोड्स फॉर विच अमाइनो एसिड। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम कॉमन कोडॉन्स जिसको आप लोग स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। अच्छा, याद रखिएगा कि जो आपका स्टार्ट कोडॉन होता है इट इज AUG, इट इज AUG। अच्छा, अब स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? स्टार्ट कोडॉन का मतलब ये होता है कि याद रखिएगा कि इनसाइड प्रोकैरियोट्स एंड इनसाइड यूकैरियोट्स व्हेनेवर ट्रांसलेशन इनिशिएट्स, स्टार्ट करती है, तो सबसे पहला जो कोडॉन होगा वो होगा आपके पास AUG। एंड एज यू नो कि एवरी कोडॉन कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, तो AUG शुड बी रिमेंबर इट कोड्स फॉर वन अमाइनो एसिड व्हिच इज नोन एज मिथ्योनिन। मिथ्योनिन, लेट मी इरेज दैट। मिथियो मैं यहाँ नीचे करता हूँ, नी मिथ्योनिन, यानी कि AUG which is a start codon, it codes for an amino acid which is methionine। यानी कि every protein's first amino acid when it forms from mRNA, बाद में जाके वो क्लीव हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन वो क्लीव हो सकता है। लेकिन जो आपके पास प्री मेच्योर आपके पास प्रोटीन होता है, अमाइनो का सीक्वेंस होता है, उसका जो पहला अमाइनो एसिड होगा वो कौन सा होगा? एग्जैक्टली वो आपके पास मिथ्योनिन होगा। और जो आपके पास स्टॉप कोडॉन होंगे ये आपके पास 3 किस्म के होते हैं। फर्स्ट इज द UAA, ठीक है, यानी कि UAA, देन यू हैव UAG एंड एट एंड यू हैव UGA। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि दिस स्टॉप कोडॉन्स जब यहाँ पर वो राइबोसोम पहुंचेगा
आफ्टर ट्रांसलेशन कर कर तो यहाँ पर स्टॉप कोडॉन के ऊपर जो आपके पास राइबोसोम है वो ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करते हैं। और याद रहेगा कि स्टॉप कोडॉन्स किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, ये जितने भी स्टॉप कोडॉन्स हैं, दिस वन दे डज नॉट कोड फॉर एनी काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। एंड वन थिंग मोर कि नेचर में एक एमआरएनए के ऊपर मल्टीपल स्टार्ट कोडॉन्स हो सकते हैं और मल्टीपल स्टॉप कोडॉन्स हो सकते हैं। हम लोगों ने ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पीटीएम में एक चीज़ डिस्कस की थी जिसको आप लोग ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं ऑफ एमआरएनए। कि एज यू नो कि आपके पास पूरे जीनोम का एक खास 1 to ऑलमोस्ट 5 to 1% जो हिस्सा है, जो पोर्शन है, वो एक्टिव होता है, बाकी सारे के सारे इनएक्टिव होते हैं। तो उस छोटे से जीनोम को इतने सारे प्रोटीन कोड करने के लिए जो उसका फंडा है वो ये है, वन जीन ट्रांसक्रिप्ट्स मेनी एमआरएनए एंड वन एमआरएनए ट्रांसलेट्स मेनी प्रोटीन्स। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स होते हैं और बैक वक्त आपके पास एक एमआरएनए के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स अपनी ट्रांसलेशन कर रहे हो सकते हैं। उस टर्म को आप लोग कहते हैं पॉली राइबोसोम। क्या कहते हैं? पॉली राइबोसोम, यानी कि मल्टीपल राइबोसोम्स आर एक्टिंग ऑन द सेम एमआरएनए एंड प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। सो अब जाते हैं वापस पीछे। एज वी नो कि हमने एंटी कोडॉन डोमेन डिस्कस किया था। सो जो आपके पास एंटी कोडॉन डोमेन है, इट्स नथिंग बट अ पर्टिकुलर डोमेन जहां पर एक 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है साथ में, ठीक है, विच एक्चुअली इज द एंटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोडॉन। मतलब कि वो जो एक सीक्वेंस है, वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड के खास सीक्वेंस है ऑन एंटी कोडॉन डोमेन, it actually binds और it actually complements with the codon और जाकर वहां पर अटैच कर सकता है। याद रखिएगा, जिस तरह से आपके पास नेचर में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन अमाइनो एसिड आपके पास 20 डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए होते हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कोडॉन्स। सेम भी हो सकते हैं लेकिन एज यू नो के 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, सो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड लाने के लिए 20 डिफरेंट एग्जैक्टली टीआरएनए। तो एज यू नो कि अगर ये एंटी कोडॉन है तो इसका कोडॉन क्या होगा एग्जैक्टली? ए यहाँ पर क्या होगा? देयर विल बी U and G with C. So this is the codon and this is its anticodon. तो आई होप सो कि आपको एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन आपको समझ आया होगा कि किस तरह से जो आपके पास ट्रांसलेशन है वो होती है एंड हाउ डज एमआरएनए कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर आपके पास मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन एंड करता है। अब आइए टीआरएनए चार्जिंग को देखते हैं। सो अब आइए बात करते हैं टीआरएनए चार्जिंग के बारे में। टीआरएनए चार्जिंग मीन्स दैट लोडिंग ऑफ अमाइनो एसिड on tRNA is called as tRNA चार्जिंग। अच्छा, बेसिकली इसके 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 में ये होता है कि जो आपके पास अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, उसकी आपके पास होती है एडिनाइलेशन। क्या होती है? एडिनाइलेशन, यानी कि एक खास किस्म का आपके पास राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है जिसको आप लोग यानी कि जिसके अंदर जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है वो होती है आपके पास एडेनिन। So at first we will do what? We will attach this adenine with this amino acid. और जब ये एडेनिन इस अमाइनो एसिड के साथ अटैच करेगा तो आप लोग इसको कहेंगे कि आपके पास उस अमाइनो एसिड की एडिनाइलेशन हुई है। और ये इसलिए होता है बिकॉज अमाइनो एसिड इटसेल्फ जब वो नेकेड होता है विदाउट एडेनिन, वो आपके पास टीआरएनए के ऊपर अटैच नहीं करता। लेकिन जब वो एडेनिन के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि व्हेन इट गेट्स एडिनाइलेटेड, सो देन इट्स वेरी इजी टू अटैच दिस अमाइनो एसिड विद द 3' एंड ऑफ दिस टीआरएनए। फिर आपके पास होती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज द ट्रांसफर ऑफ एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड टू 3' टीआरएनए। यानी कि अब क्या होगा? अब आपके पास क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड टू एग्जैक्टली 3'। याद रखिएगा कहां पर? 3' ऑफ टीआरएनए, 3' ऑफ टीआरएनए ऑफ आरएनए, राइट। सो अब होगा ये कि अब आपके पास एक अमाइनो एसिड है विच इज अटैच विद द एडेनिन, ठीक है, विच इज अ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि अब दिस अमाइनो एसिड इज एडिनाइलेटेड, ठीक है। एंड एज यू नो कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपके पास होता है एक अमाइन ग्रुप, ठीक है। और एज वी नो कि यहाँ पर जो 3' का जो आपके पास OH ग्रुप होगा, यानी कि द लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑन दिस टीआरएनए, उसके ऊपर जो आपका जो राइबोस शुगर होगा उसका 3' का जो OH होगा वो इसके साथ अटैच करेगा, यानी कि इसके ऊपर अटैक करवाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जिस तरह से आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड बनती थी उस तरह से यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगी। एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपके पास जो अमाइनो एसिड है इट गेट्स अटैच ऑन द 3' एंड ऑफ योर टीआरएनए। And it happens is that the amino acid is attached with the tRNA and you will say that now this tRNA is charged, right? So अगर इसका रिएक्शन लिखें कि ये दोनों स्टेप्स किस तरह से हुए, so as we know कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास अमाइनो एसिड था
यू नो द फर्स्ट स्टेप हैपेंस इज दैट के जो आपके पास देयर गॉट योर अमाइनो एसिड, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास था ATP, एंड हैपेंस इज दैट के सॉरी हुआ ये कि जो आपके पास अमाइनो एसिड है, ठीक है, इट गेट्स अटैच विद ADP सॉरी AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, और यहाँ से एक दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि पायरोफॉस्फेट यहाँ से आपका रिमूव हो गया, राइट। अब हुआ ये कि ये जो आपके पास अमाइनो एसिड था यानी कि एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड, ठीक है, अब इसने फिर रिएक्ट किया, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ से आपके पास पायरोफॉस्फेट रिमूव हो गया। नाउ यू हैव व्हाट, नाउ यू गॉट 3' एंड ऑफ सॉरी फॉर द नॉइस tRNA, ठीक है, और अब इससे होगा ये कि जो आपके पास अमाइनो एसिड है, ठीक है, अमाइनो एसिड it gets attached, now this amino acid is attached on the 3' end of tRNA, ठीक है, और यहाँ से जो आपके पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट था वो आपके पास रिमूव हो जाता है। नाउ दिस हैपेंस द होल प्रोसेस, और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन माय डियर फ्रेंड्स इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम जिसको आप लोग अमाइनो एसाइल tRNA ट्रांसफरेज कहते हैं। यू कॉल्ड इट व्हाट, यू कॉल्ड इट अमाइनो एसाइल tRNA transferase. So this whole tRNA charging is catalyzed by enzyme amino acyl tRNA transferase. और याद रखिएगा कि एडिनाइलेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि व्हेन ATP यानी कि व्हेन AMP इज अटैच्ड विद द अमाइनो एसिड, तो यहाँ से इसको एनर्जी भी मिलती है, बिकॉज व्हेन ATP ब्रेक्स डाउन इनटू AMP प्लस पायरोफॉस्फेट, तो एज वी नो कि ये आपके पास ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ योर लिविंग सिस्टम, तो दैट्स वाई आप इस अमाइनो एसिड को थोड़ा सा चार्ज करते हैं, उसको थोड़ा सा एक्टिव कर देते हैं। सो व्हेन इट्स गेट्स चार्ज इट्स इजीली गेट्स अटैच विद योर tRNA, तो यहाँ पर आपकी tRNA चार्जिंग को एंड करती है। अब आइए प्रॉपर स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन। सो अब आइए बात करते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में। याद रखिएगा कि जो आपके पास इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन है वो आपके पास दो डिफरेंट फेजेस के ऊपर कंस्टिट्यूट करती है। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द 30s कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, 30s complex formation and the other one is the 70s complex formation, 70x complex formation। एज वी नो कि जो आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम कौन सा प्रोकैरियोटिक, it has two subunit, number one is 30s which is a small subunit and the other one is the यानी कि large one is the 70s। S is the सेवरबर्ग यूनिट जिसको हम लोगों ने राइबोसोम वाली वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस किया था कि ये एक सेंडिमेंटेशनल यूनिट है, उसको आप लोग वहाँ जाके अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बातें यहाँ पर थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर बात करते हैं इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट्स की, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको mRNA चाहिए, फिर आपको राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट्स चाहिए, फिर आपके पास कुछ खास किस्म के इनिशिएशन फैक्टर्स हैं। कौन से इनिशिएशन फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर्स, या आपके पास 1 है, 2 and 3, यानी कि यू हैव 3 टाइप्स ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स इनसाइड द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। कौन से इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 and 3। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द सब यूनिट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ सब यूनिट। याद रखिएगा कि आपके पास जो राइबोसोम्स के दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि 30s एज वेल एज सॉरी ये लार्ज वन इज द 50s। 50s के आपके पास कुछ आपस डोमेन्स होते हैं और कुछ आपस पार्टीशन होती हैं। अगर मैं इसको रफ सा ड्रॉ करूं, सो एज यू कैन सी कि मैंने आपके पास स्मॉल बी और लार्ज बी आपका जो डोमेन है वो आप एक रफ सा जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, जो कि कुल मिलाकर आपको 70s जो आपके पास राइबोसोम है ऑफ प्रोकैरियोट वो बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर 3 कंपार्टमेंट देख सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ये आपस में अटैच नहीं, ये अटैच तब होंगे जब फर्स्ट ऑफ ऑल 30s आकर यहाँ पर अटैच करेगा और जो 50s है वो ऊपर से आकर उसको क्लोज करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी 3 साइड्स हैं, अब इन तीनों के नाम हैं। द फर्स्ट वन इज ई, ये भी ई और ये भी ई। नाउ ई मीन्स एग्जिट, ई मीन्स एग्जिट मतलब कि जब tRNA अमाइनो एसिड को लेके आएंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अटैच करेंगे और फिर जब आगे मूव करेंगे तो यहाँ से वो एग्जिट कर जाएंगे। दिस वन इज द पी साइड, और पी का मतलब होता है एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मिंग साइड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मिंग साइड।
ये भी आपके पास एग्जिट साइड, यानी कि दिस इज पी, और ये आपके पास ए साइड है। यहाँ पर इसको आप लोग ए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर आपके पास एडिशन होती है। किस चीज़ की एडिशन होती है? आपके पास यहाँ पर अमाइनो असाइल टीआरएनए एडिशन होती है। आप लोग इसको सिंपली एडिशन साइड कह सकते हैं, एडिशन साइड। लेकिन इसका प्रॉपर नाम क्या है? इसका प्रॉपर नाम है अमाइनो असाइल टीआरएनए एडिशन साइड। ठीक है, ये आपके पास 3 साइड्स होती हैं ऑन बोथ ऑफ दिस 2 सब यूनिट्स ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो भाई बगैर किसी देर के अब हम लोग जो इनिशिएशन है उसको स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दैट, लेकिन आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो लेट मी इरेज दैट, सो लेट मी मेक दिस mRNA थोड़ा सा नीचे करके। सो लेट मी ड्रॉ हेयर। सो ये आपके पास जो है वो आपका 3 प्राइम एंड है, और ये आपके पास 5 प्राइम एंड है। एंड लेट मी मेक दैट। और याद रखिएगा कि जिस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन आपके पास 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होती है, इस तरह से जो आपके पास डीएनए की ट्रांसलेशन है वो भी आपके पास इसी 5 से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होगी। तो लेट्स से कि यहाँ पर आपके पास वो स्टार्ट कोडोन है, यहाँ से प्रॉपरली जो आपके पास फर्स्ट आपके पास कोडोन आएगा, यानी कि द फर्स्ट टीआरएनए विल कम एंड इट विल बाइंड इन दैट पोजीशन। लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी मेक दैट, या आपके पास 1 2 3 राइबो न्यूक्लियोटाइड है जहाँ पर आके फर्स्ट टीआरएनए अटैच होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा ये कि लेट्स से कि हम लोग यहाँ पर 30s सब यूनिट ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये आपके पास 30s सब यूनिट है। अब इसके तीनों डोमेन्स भी बना देते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल लेट्स से, अच्छा एज यू नो कि ये आपके पास ई साइड है, ये पी साइड है, और ये आपके पास ए साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगा इनिशिएशन फैक्टर 3। लेट मी मेक दिस विद दिस रोमन, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 3 इट विल कम, और ये आपके पास आकर ई साइड के ऊपर, कहाँ पर? ई साइड के ऊपर आकर उसको ब्लॉक कर देगी, ई साइड। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास ये है इनिशिएशन फैक्टर 3, और इसने आकर ब्लॉक कर दिया। द फर्स्ट थिंग इज हैपन इज दैट के इनिशिएशन फैक्टर 3 आया और उसने 30s सब यूनिट का, यानी कि राइबोसोम के 30s स्मॉल सब यूनिट का जो ई साइड है उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा इनिशिएशन फैक्टर 1, और वो आएगा और वो आकर आपके पास जो ए साइड है उसके अराउंड अटैच करेगा। कहाँ अटैच करेगा? उसके अराउंड। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वो आपके पास आया और वो ये आपके पास ए साइड है, ठीक है, बिकॉज ये आपके पास ई है, ये पी है और ये ए है, तो वो आकर यहाँ पर अटैच हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो इनिशिएशन फैक्टर 1 है। उसके बाद आएगा आपके पास इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 2, ठीक है, और वो आकर आपके पास जो है वो ए साइड के ऊपर अटैच होगा। यानी कि अब ये प्रॉपर, यानी कि जो इनिशिएशन फैक्टर 2 होगा वो ए साइड के ऊपर अटैच होगा और उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा ए साइड। लेट्स से कि वो आपके पास जो है, मतलब कि इनिशिएशन फैक्टर 2 उसने इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ पी साइड अवेलेबल है फॉर द अटैचमेंट ऑफ योर इनकमिंग टीआरएनए। अब असल गेम शुरू होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा इनसाइड दिस ट्रांसलेशन, एज वी नो कि जो आपके पास ये 30s राइबोसोमल आरएनए है या जो राइबोसोम है, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ आरआरएनए, यानी कि इसके अंदर भी आपके पास कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपके पास प्रेजेंट होगा, मतलब कि इसके अंदर भी आपके पास आरएनए प्रेजेंट होगा। अब जो नेक्स्ट फेज है इट इज द अटैचमेंट। अब अटैचमेंट कुछ इस तरह से होगी कि इस 30s आरएनए के ऊपर, यानी कि इस 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के ऊपर एक खास किस्म का सीक्वेंस है जिसको आप लोग शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? शाइन डेलगार्नो। असल में शाइन डेलगार्नो वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड दैट सीक्वेंस। इट इज प्रेजेंट ऑन द 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और वो जो आपके पास सीक्वेंस है इट इज ऑलमोस्ट समथिंग इन इकोलाई यू हैव यूसीसी यूसी, यूसीसी यूसी। ये आपके पास वो सीक्वेंस है जो कि आपके पास इस 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास अपस्ट्रीम ऑफ दैट पर्टिकुलर एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होगा जहां पर उसने अटैच करना। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये आपके पास वो स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है, इसके थोड़ा सा अपस्ट्रीम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी? इसका होगा ए जी जी ए जी। ये आपके पास वो सीक्वेंस होगा जो कि उस स्टार्ट कोडॉन से थोड़ा सा अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होगा, बिकॉज एज वी नो के प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आपके पास
mRNA होता है वो आपके पास कंप्लीटली आपके पास मॉडिफाइड नहीं होता, बल्कि मॉडिफाइड होता ही नहीं, वो जैसे बनता है विदाउट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, नाइदर द स्प्लिटिंग ऑफ इंट्रॉन्स, नाइदर द 5 प्राइम क्रैपिंग, नाइदर द 3 प्राइम पॉली ए टेल, वो डायरेक्ट जाता है, वो ट्रांसलेट होता है। तो आपके पास उसके अपस्ट्रीम यानी कि स्टार्ट कोडन के अपस्ट्रीम के ऊपर वो शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है mRNA के ऊपर, वो आपके पास प्रेजेंट होता है। तो वहां पर जाकर ये जो 30s सब यूनिट ऑफ mRNA है वो जाकर अटैच होता है। तो लेट्स से क्या वो अटैच हो गया है समथिंग लाइक दैट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूं फॉर मेकिंग द 30s सब यूनिट, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो सीन आपने, यानी कि अब जो आपके पास शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस की मदद से जो आपके पास 30s सब यूनिट है वो आपके पास आपके mRNA के ऊपर यानी कि स्टार्ट कोडॉन से थोड़ा सा अपस्ट्रीम आपके पास अटैच हो जाएगा। अच्छा, जब वो अटैच होगा सो उसकी अटैचमेंट कुछ इस तरह से होगी, हालांकि अटैचमेंट इसकी थोड़ी सी अपस्ट्रीम होगी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर AUG द स्टार्ट कोडॉन, लेकिन उसकी स्पैन कुछ इतनी लंबी होगी कि इट विल रीच आउट द स्टार्ट कोडॉन। अब उसके बाद होगा ये कि आपके पास जो फर्स्ट tRNA है वो आएगा, एंड एज यू नो के फर्स्ट tRNA किसको लेके आएगा एग्जैक्टली मिथ्यूनिन को। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये आपके पास वो फर्स्ट tRNA है, लेट मी ड्रॉ इट। मैं इसको कंप्लीटली तो नहीं बना सकता बिकॉज उसको यहाँ पर फिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स से कि ये आपके पास वो फर्स्ट tRNA है, एंड एज वी नो के इसके साथ अमाइनो एसिड भी जुड़ा हुआ है, एंड इट इज व्हाट, इट इज मिथाइलिन, यानी कि फर्स्ट अमाइनो एसिड विल बी मिथ्यूनिन, सॉरी नॉट मिथाइलिन। अब याद रखिएगा कि जो आपके पास फर्स्ट tRNA होगा विच कंटेन द एंटीकोडॉन ऑफ AUG विच विल बी UAC, that anticodon containing tRNA is specifically modified। अब ये जो आपके पास फर्स्ट tRNA होगा माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा in most of the case inside prokaryotes as well as eukaryotes the first tRNA is a little modified। असल में जो आपके पास फर्स्ट tRNA का जो अमाइनो एसिड होता है वो आपके पास फॉर्माइलेटेड होता है। क्या होता है वो आपके पास फॉर्माइलेटेड, यानी कि फॉर्मलिन, एज यू कैन सी दिस ग्रुप, ये आपके पास उस अमाइनो एसिड के ऊपर अटैच होता है। दैट्स व्हाई आप लोग इस फर्स्ट tRNA को फॉर्माइलेटेड कहते हैं, यानी कि द फर्स्ट अमाइनो एसिड विल बी एग्जैक्टली FMET, यानी कि फॉर्माइलेटेड मिथ्यूनिन, आप लोग उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो वो आपके पास जो फर्स्ट tRNA होगा वो आएगा और यहाँ पर जो आपके पास P साइड है, याद रखिएगा P साइड के ऊपर आकर अटैच होएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम लोग इसको अटैच करवाएं, सो लेट्स से कि यह आपके पास वो RNA है, सॉरी tRNA है, और यहाँ पर उसका जो अमाइनो एसिड है वो भी प्रेजेंट है। अच्छा, द मोमेंट योर tRNA अटैच विद द स्टार्ट कोडॉन, अच्छा याद रहेगा कि जो आपके पास फर्स्ट tRNA होगा इट विल अटैच विद द स्टार्ट कोडॉन एंड इट कंटेन मिथ्यूनिन। ठीक है, तो जब आपके पास फर्स्ट tRNA आकर अटैच होगा तो उसकी अटैचमेंट से जो आपके पास ये IF3 है ये आपके पास रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास डी अटैच हो जाएगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सो ये आपके पास यहाँ से ये रिमूव हो गया और ये आपके पास वो नाइट्रोजन स्पेस। ठीक है, अच्छा एट दैट मोमेंट जब आपके पास ये फर्स्ट इनिशिएशन फैक्टर 3 रिमूव होगा, उस पॉइंट के ऊपर जितना कुछ भी आपके पास प्रेजेंट होगा ऑन mRNA 30s राइबोसोम्स, दिस 2 फैक्टर्स एंड दिस tRNA, इसको कंप्लीटली आप लोग नाम देंगे 30s कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि अब यहाँ पर जो फर्स्ट फेज है 30s कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो कंप्लीट हो गया है। और एक और बात याद रहेगा कि जो आपके पास फर्स्ट tRNA है वो आपके पास P साइड के ऊपर अटैच हुआ है, लेकिन जो अपकमिंग tRNAs होंगे वो आपके पास एज यू नो के A साइड के ऊपर अटैच होंगे, बिकॉज A साइड इज द एडिशन साइड वेयर एक्चुअली tRNA गेट्स एडेड ऑन द पर्टिकुलर राइबोसोमल स्ट्रक्चर। अब आपके पास जो लार्ज सब यूनिट है वो मैदान में आएंगे, मतलब कि वो यहाँ पर आके अटैचमेंट अपनी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वो आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी अटैचमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये यहाँ से अटैचमेंट होने लगी स्टार्ट, एंड सिमिलरली जैसे यहाँ पर आपके पास E साइड थी, P साइड थी, A साइड थी, एज यू नो कि उसी की कॉम्प्लीमेंटेशन में आपके पास ये ऊपर वाली साइड में होंगे। अच्छा, द मोमेंट आपके पास 50s कॉम्प्लेक्स आके अटैच होगा तो जो आपके पास रिमेनिंग IF1 एंड IF2 थे वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ये आपके पास कंप्लीटली ओपन हो जाएगा ये जो 30s का यानी स्मॉल सब यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अभी कुछ इस तरह से बन चुका है, फॉर एग्जाम्पल अभी आकर अटैच होगा, एंड द मोमेंट दिस 50s सब यूनिट अटैच विद दिस आपके पास 30s सब यूनिट, तो उसको कंप्लीटली जब आप ये कंबाइन करेगा तो ये 30s और 50s मिलकर आपको क्या देगा एग्जैक्टली, इट विल फॉर्म द 70s कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और जब ये अटैचमेंट होगी तो इट विल एंड द इनिशिएशन, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास 50s सब यूनिट है जब वो आकर अटैच होगा इस 30s सब यूनिट के साथ और इस mRNA के साथ, तो उस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास
इनिशिएशन है ऑफ दैट ट्रांसलेशन वो आपके पास टर्मिनेट कर जाएगी, यानी कि अब यहाँ पर इनिशिएशन कंप्लीट होती है। अब आइए बात करते हैं आपके पास इलोंगेशन के बारे में। सो आइए बात करते हैं इलोंगेशन के बारे में। इनिशिएशन में हमारे पास ये 70s कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो चुकी है, जिसमें आपके पास mRNA, आपके पास 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, आपके पास एक tRNA आपके पास प्रेजेंट है, विच इज अटैच्ड in this particular actually the p side यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर राइबोसोम्स। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इलोंगेशन के बारे में। लेकिन इलोंगेशन को डिस्कस करने से पहले एज वी नो कि वी हैव सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इलोंगेशन। सो वी हैव इलोंगेशन फैक्टर्स। elongation factor, we have 3 type of elongation factor here also, यानी कि we have कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। अच्छा अब यहाँ पर 1 2 3 नाम नहीं है, अब यहाँ नाम थोड़े से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट elongation factor is EFTU, ठीक है। द अदर वन इज द elongation factor G, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द elongation factor TS. These are the 3 elongation factor which are going to be involved in this elongation of DNA translation inside प्रोकैरियोट्स। तो अब आइए बगैर किसी तरह के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक का सीन क्या है कि आपके पास पी साइड के ऊपर जो है, यानी कि पी साइड ऑफ दैट बोथ पर्टिकुलर 30s एज वेल एज 50s विच कंबाइंस टू फॉर्म 70s, उसके ऊपर जो आपके पास पी साइड है वहाँ पर एक TRN अटैच है, ठीक है, विच इज अटैच विद द F मिथ्योनिन, यानी कि फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। अब आपके पास जो EFTU है, EFTU इसका रोल आता है। अब जो आपके पास इनकमिंग न्यू TRNA होगा विच इज अटैच विद अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास एडिशन साइट के ऊपर कोडॉन क्या है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक खास किस्म का TRNA होगा, ठीक है, विच इज अटैच विद द अमाइनो एसिड, ठीक है, और इसी TRNA के साथ आपके पास ये EFTU लगा होगा। तो लेट्स से कि आपके पास इफ आई ड्रॉ इन ग्रीन, सो लेट्स से कि ये आपके पास वो EFTU है, यानी कि एलोंगेशन फैक्टर TU, ठीक है। और याद रखिएगा कि जितने भी इलोंगेशन फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि दे आर GT पेज, दे आर व्हाट, दे आर GT पेज, मतलब कि दे कैन कन्वर्ट GTP इनटू GMP एंड पायरोफॉस्फेट्स, ठीक है, और उससे ये एनर्जी हासिल करते हैं, और उसी एनर्जी से आपके पास ये जितना भी इलोंगेशन का प्रोसेस है ये कैरी आउट होता है। तो आपके पास ये जो EFTU है which is attached with the incoming tRNA, it will bring that tRNA to that a particular A side of ribosome। तो अब ये इसको यहाँ से लेके आएगा, मतलब कि इनिशियली जब न्यू इनकमिंग TRNA आएगा उसको आपके पास ये elongation factor TU लेके आएगा। सो अब होगा ये कि it will come and it will attach with the A side of ribosome, ठीक है। सो let me draw it। सो लेट्स से कि ये आपके पास वो इनकमिंग न्यू जो आपके पास TRNA है अलॉन्ग विद अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड वो आपके पास अटैच है, ठीक है, और व्हेन इट इज अटैच विद दिस ए साइड, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो आपके पास EFTU है, इलोंगेशन फैक्टर TU, इट इज अटैच विद दिस tRNA, राइट। और इसके बाद जो आपके पास EFTU है इसका फंक्शन ये भी होगा कि ये अगेन इसके पास एक्टिविटी एज वी नो होगी कि ये GTP को GMP में कन्वर्ट करके उसकी एनर्जी से अपना प्रोसेस करेगा। तो उसी को अगेन यूज करके ये एंटी कोडॉन विच इज प्रेजेंट ऑन द TRNA एंड कोडॉन विच इज प्रेजेंट ऑन दिस mRNA, उसके दरमियान जो बॉन्ड है उसको फॉर्म करेगा। एंड द मोमेंट एंटी कोडॉन हैज फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द कोडॉन, तो जो आपके पास EFTU है इट विल रिलीज आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर TRNA। उसके बाद होगा ये क्या आएगा, EFTS यानी कि इलोंगेशन फैक्टर TS, और वो आकर एज वी नो के जब आपके पास EFTU था यानी कि इलोंगेशन फैक्टर TU, जिसका फंक्शन ये था कि इसने GTP को GMP में कन्वर्ट करना था, तो याद रहेगा कि वो जो GTP होगा वो उसके साथ प्री अटैच होगा, मतलब कि एज वी नो कि ये अगर आपके पास वो इलोंगेशन फैक्टर TU है तो जो आपके पास GTP था इट इज अटैच, यानी कि जब इसने अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया था तो द GTP विच इज कन्वर्टेड इनटू GMP बाय दिस EFTU इट इज प्री अटैच विद दैट, ठीक है। तो जब इसने इसको कन्वर्ट किया तो इट विल कन्वर्टेड इनटू GMP ना, ठीक है। तो अब ये जो EFTS है इसका फंक्शन क्या है कि अब ये EFTU को रिसाइकल करेगा, मतलब कि इसके GMP को रिमूव करके या इन शॉर्ट इसके GMP की फॉस्फोराइलेशन कर देगा, ये समटाइम्स इसको रिमूव कर देगा, ठीक है, और यहाँ पर एक नया GTP लगाएगा, सॉरी GTP यानी ये गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर उस GMP को फॉस्फोराइलेट करेगा जिससे उसके साथ 2 फॉस्फेट अटैच होंगे एंड GMP कन्वर्ट्स इनटू GTP। तो याद रखिएगा कि EFTS का फंक्शन क्या है कि इट रिसाइकल्स, इट डज व्हाट, इट डज रिसाइकल EFTU, ठीक है। अब जब आपके पास ये सेकंड TRNA अब आपके पास इस A साइड के ऊपर अटैच है, अब आपके पास आएगा फंक्शन इस 50S डोमेन ऑफ राइबोसोम का, किसका, 50S,
और इसका फंक्शन ये है कि इट विल परफॉर्म द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी यानी कि ये इन दोनों अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। किस तरह से? एज यू कैन सी दिस पिक्चर में वाज़ेह तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन दिस पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें एज यू कैन सी कि एक तरफ आपके पास जो है वो पी साइट है, एक तरफ आपके पास जो है वो ए साइट है। तो एज यू कैन सी कि जो आपके पास राइबोसोम है, यानी कि राइबोसोम का 50s का डोमेन है, उसका एक 23s का राइबोसोम है और उस 23s के ऊपर एक 2450 नंबर पे एक एडेनिन आता है जिसके पास एक लोन पेयर है, यानी कि उस राइबो न्यूक्लियोटाइड विच इज एडिनाइलिक एसिड, उसके ऊपर जो उसके एक नाइट्रोजनस बेस है विच इज एडेनिन, उसके ऊपर एक आपके पास एक लोन पेयर होगा विच इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस होल प्रोसेस। एज यू कैन सी कि इस तरह से जो आपके पास वो लोन पेयर है, और जब वो एडेनिन का जो लोन पेयर जब वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, और याद रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ एडेनिन ने अटैक किया है, इट इज एक्चुअली द हाइड्रोजन ऑफ वन ऑफ द अमाइनो एसिड्स अमाइन ग्रुप। ठीक है, और जब इस तरह से अटैक होता है तो वहां पर जिस अमाइन का हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होता है वो अमाइन अटैक करेगा ऑफ अनदर अमाइनो एसिड विच इज प्रेजेंट ऑन द पी साइड। और जब इस तरह से अटैक होता है तो जो आपके पास पी साइड के ऊपर अमाइनो एसिड प्रेजेंट था, देन नाउ इट इज गोइंग टू बी अटैच with this amino acid of A side। और यहाँ पर जो आपके पास दो अमाइनो एसिड्स होते हैं which was attached with two different tRNAs, जो कि एक दो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर थे, एक आपके पास ए साइड पे था, एक आपके पास एग्जैक्टली पी साइड पे था, वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का फंक्शन जो है वो करता है, ये आपके पास फंक्शन 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ने परफॉर्म किया है। अब आपके पास होगा ये कि अब आपके पास आएगा इलोंगेशन फैक्टर जी, यानी कि नाउ यू हैव व्हाट, नाउ यू हैव इलोंगेशन फैक्टर जी, लेट मी ड्रॉ इट राइट देयर। और ये आकर आपके पास 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच हो चुका है। एंड एज वी नो कि इन सब की एक एबिलिटी है कि दे कैन यूज जीटीपी कन्वर्ट्स इनटू जीएमपी और वहां से एनर्जी हासिल होती है। सो इसी तरह से जो आपके पास EFG है, यानी कि इलोंगेशन फैक्टर जी, ये आपके पास इसी जीटीपी को यूज करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा जीएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि पायरोफॉस्फेट, प्लस बहुत सारी एनर्जी आपको मिलेगी, बहुत सारी एनर्जी। तो वो जो एनर्जी होगी उससे ये जो पूरा का पूरा राइबोसोम है, यानी कि बोथ ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम दे विल मूव 3 न्यूक्लियोटाइड्स डाउनस्ट्रीम, मतलब कि जहां पर ये प्रेजेंट है उनसे 3 न्यूक्लियोटाइड मजीद आगे मूव करेंगे। और ये जो मूवमेंट है ये आपके पास कैसे हुई, याद रखिएगा कि ये आपके पास इलोंगेशन फैक्टर जी, इसने क्या किया, इसने जीटीपी को कन्वर्ट किया जीएमपी में, जिससे आपके पास एनर्जी हासिल हुई। उसी एनर्जी को यूज करके ये जो राइबोसोम है ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स या इन शॉर्ट राइबो न्यूक्लियोटाइड्स डाउनस्ट्रीम मूव, या इन शॉर्ट आप लोग यूं कह सकते हैं कि इसने एक और जो पूरा का पूरा कोडोन है, बिकॉज आपके पास जो कोडोन होता है इट कंस्टिट्यूट्स ऑन 3 न्यूक्लियोटाइड ना, तो इसने एक 3 न्यूक्लियोटाइड को मजीद अपने अंदर ले लिया। नाउ अब हुआ ये कि जो आपके पास पी साइड के ऊपर टीआरएनए था, अब वो आपके पास ई साइड के ऊपर आ जाएगा, और जो आपके पास ए साइड के ऊपर था वो आपके पास पी साइड के ऊपर आ जाएगा। सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन ऑल ऑफ देम, ताकि आपको थोड़ा सा यानी कि इस पिक्चर को हम लोग क्लियर करें। और इस तरह से जब ये पूरा का पूरा राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड फर्दर डाउनस्ट्रीम मूव करेगा, तो जो आपके पास वो वाला टीआरएनए जो आपके पास पी साइड के ऊपर था वो आपके पास ई साइड के ऊपर आ जाएगा, जो ए पे था वो आपके पास पी साइड के ऊपर आ जाएगा। एंड एज वी नो कि ई साइड मींस के एग्जिट साइड, और जब भी कोई टीआरएनए ई साइड के ऊपर आता है तो इट कैन इजीली फॉल ऑफ और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और एज यू कैन सी के जो दो आपके पास अमाइनो एसिड थे विच वर इनिशियली प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट आपके पास टीआरएनए, नाउ दे आर टुगेदर, मतलब कि दे हैव peptide bond in between one another, and it is because of the fact of that कि आपके पास जो 50s subunit है it has helped in the formation of this peptide bond via their activity as peptidyl transferase, यानी कि ये एज अ एंजाइम भी एक्ट करता है। दैट्स आप लोग राइबोसोम्स को राइबोजाइम भी कहते हैं बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ एंजाइम। सो यहाँ पर आपके पास जो इलोंगेशन है वो टर्मिनेट करती है। टर्मिनेट इन अ सेंस ये नहीं कि अब यहाँ पर आपस इलोंगेशन खत्म होती है, मतलब कि इलोंगेशन में जितना भी मेथड है जो कि यूनिक है वो यहाँ पर एंड करता है। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि अब होगा ये कि अब अगेन एक नया टीआरएन आएगा विच इज अटैच विद EFTU, उसके बाद वो अपना फंक्शन अगेन से परफॉर्म करेगा, यहाँ पर आके उसकी जो कोडोन और एंटी कोडोन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होगी उसको बनाएगा, और फिर अगेन ये जो आपके पास 50s है ये अपनी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। ये साइकिल पूरी चलती रहेगी अनलेस एंड अनटिल आपके पास स्टॉप कोडन आता है, जहां पर जो आपके पास राइबोसोम है वो अपनी फर्दर मूवमेंट को बंद कर देंगे, और वहां पर जो आपके पास इलोंगेशन है वो इन अ ट्रू सेंस एंड कर जाएगी। सो अब आइए बात करते हैं हम लोग के किस तरह से जो आपके पास डीएनए की ट्रांसलेशन इनसाइड प्रोकैरियोट्स है वो किस तरह से टर्मिनेट करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दैट।
सो भाई ये बात करते हैं टर्मिनेशन के बारे में। अब तक का सीन कुछ यूं है कि जो आपके पास राइबोसोम है वो ट्रांसलेशन करते करते अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस को बनाते बनाते अब वो स्टॉप कोडॉन्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। किसके ऊपर? स्टॉप कोडॉन्स जो कि आपके पास थे UAA, UGA एंड UAG। ये आपके पास 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। जब भी आपके पास जो राइबोसोम्स हैं वो इनमें से एक के ऊपर भी आपके पास पहुंचते हैं, आपके पास जो इलोंगेशन है ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्मेशन वो आपके पास टर्मिनेट कर जाती है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब आपके पास ये स्टॉप कोडॉन्स आएंगे, अपार्ट फ्रॉम अ tRNA विच इज अटैच्ड विद एन अमाइनो एसिड, एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा जो कि उस tRNA का मिमिक होगा, जो कि आकर इस A साइड के ऊपर अटैच होगा। उसको आप लोग कहते हैं RF1, रिलीज फैक्टर 1। टर्मिनेशन के अंदर यू डोंट हैव TF, यू हैव RF मतलब रिलीज फैक्टर, मतलब कि ये रिलीज करते हैं दिस राइबोसोम फ्रॉम दिस mRNA और फ्रॉम दिस DNA ट्रांसलेशन। अब ये RF1 आएगा और ये आकर जो है वो इसके साथ अटैच होगा, मतलब कि जो A साइड है ऑफ दिस राइबोसोम उसके साथ अटैच होगा। सो लेट्स से अब आपके पास ये आपके पास आ गया आपका RF1। अच्छा, अब ये जो RF1 होते हैं इसके 2 डोमेन्स हैं और फ्रॉम दिस 2 डोमेन्स इट परफॉर्म्स 2 फंक्शन। द नंबर 1 फंक्शन इज दैट कि उसमें से जो एक डोमेन होता है, ठीक है, उससे वो अटैच करता है, अटैच विद मैसेंजर RNA, ठीक है, और जो उसका दूसरा डोमेन होता है उससे वो एक एक्सोन्यूक्लियस वाली एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक्सोन्यूक्लियस, और इस अमाइनो एसिड की चेन को tRNA से क्लीव आउट कर देता है। That is the 2 important function of this RF1। RF1 मतलब कि रिलीज फैक्टर 1। अच्छा, अब याद रखिएगा कि ये एक्सोन्यूक्लियस से अमाइनो एसिड को किस तरह से सेपरेट करेगा, बिकॉज एज वी नो के जो आपके पास अमाइनो एसिड हैं एट द एंड जब भी आपके पास tRNA के साथ अटैच होते हैं तो tRNA के 3 प्राइम के ऊपर, यानी कि 3 प्राइम एंड के ऊपर जो आपके पास अमाइनो एसिड की पूरी चेन है वो अटैच। और याद रखिएगा कि 3 प्राइम एंड अगर है तो मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम एंड होता है ना, तो वो उस न्यूक्लियोटाइड और उस अमाइनो एसिड के दरमियान की, यानी लास्ट अमाइनो एसिड के दरमियान की जो आपके पास बॉन्ड होती है, ठीक है, उसको वो क्लीव आउट कर देता है। और इस तरह से वो जो आपके पास अमाइनो एसिड है, ठीक है, यानी कि अमाइनो एसिड की चेन है, वो आपके पास रिमूव आउट हो जाती है और वो अपनी फोल्डिंग के प्रोसेस के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर भी जो आपके पास इलोंगेशन है वो टर्मिनेट नहीं हुई, बिकॉज नाउ यू हैव टू सेपरेट दिस टू सब यूनिट्स फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज फ्रॉम द mRNA, ठीक है। अब आपके पास होगा ये कि अब आपके पास एक और आएगा, यानी कि एक और रिलीज फैक्टर आएगा जिसको आप लोग कहेंगे RF2, यू कॉल्ड इट रिलीज फैक्टर 2, ठीक है। अब ये जो आपके पास रिलीज फैक्टर 2 है इसका फंक्शन ये है कि ये इस RF1 को यहाँ से रिमूव आउट करेगा। और याद रहेगा ये जो आपके पास रिलीज फैक्टर 2 है ये आपके पास आकर इस 50S के साथ अटैच होगा, और जब ये अटैच होगा तो इन अ सेंस दैट कि ये आपके पास जो RF1 है इसकी ये डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा। क्या करेगा? याद रखिएगा, डीफॉस्फोराइलेशन, यानी कि इससे एक फॉस्फेट रिमूव करके अपने ऊपर लगा देगा। बेसिकली इस RF2 के ऊपर जो है, यानी कि इस RF2 के ऊपर एक GTP लगा होता है। क्या लगा होता है? GTP, यानी कि ग्वानोडीन डाइफॉस्फेट। तो वहां से इस RF1 से एक फॉस्फेट रिमूव करके, यानी कि इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करके अपने आप को GMP में कन्वर्ट करता है, ताकि बाद में GMP नहीं, GTP, ताकि जब वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस परफॉर्म करे तो उसको वो GTP उसको वहां पर यूज हो। एंड व्हेन जो आपके पास RF2 है वो इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करता है, याद रखिएगा इसकी, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों इस राइबोसोम से रिमूव आउट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि इस ये भी, ठीक है, एंड ये आपके पास जो सेंटर में ये जो आपके पास रिलीज फैक्टर 1 है ये भी आपके पास जो है वो रिमूव होगा। एंड एज वी नो कि ये अमाइनो एसिड की चेन भी जो है वो आपके पास चली गई, राइट। सो देन आपके पास एक दूसरा फैक्टर आएगा जिसको आप लोग RRF कहते हैं, यू कॉल्ड इट RRF, which is called as ribosome रिलीज फैक्टर। और ये आकर इस ए साइड के ऊपर अगेन रीअटैच हो जाएगा, मतलब कि ये जो रिलीज फैक्टर है, यानी कि राइबोसोम रिलीज फैक्टर, ये आकर भी आपके पास उसी ए साइड के ऊपर, उसी द फर्स्ट साइड के ऊपर जहां पर इनकमिंग tRNA अटैच करते हैं, वहां पर आके इसने इसको फुलफिल कर दिया, यानी कि इसको ब्लॉक कर दिया इन सेंस, ताकि यहाँ पर कोई भी दूसरा tRNA आकर अटैच ना हो सके। अब आपके पास होगा ये कि व्हेन दिस RRF इज गोइंग टू अटैच विद द ए साइड, अब आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड फैक्टर आएगा जिसको आप लोग जानते हैं, आप लोग डिस्कस करके आ चुके हैं, विच इज एक्चुअली
EFG, आप लोगों ने इलोंगेशन में इसको डिस्कस किया था, इलोंगेशन फैक्टर जी। याद करिएगा उसका फंक्शन क्या था। यस, उसका फंक्शन ये था कि उसने इस राइबोसोम को, कंप्लीटली राइबोसोम को फर्दर डाउनस्ट्रीम 3 राइबोन्यूक्लियोटाइड आगे फॉरवर्ड मूव करवाना था, यानी कि इट विल मूव द होल राइबोसोम अलोंग विद द होल कॉम्प्लेक्स 3 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स डाउनस्ट्रीम। एंड एज वी नो कि जो आपके पास इलोंगेशन फैक्टर जी है, इट इज जीटी पेस इन नेचर, मतलब कि ये जीटीपी को जीएमपी में कन्वर्ट करके उसकी एनर्जी को यूज करके अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। सो इसी तरह से ये ईएफजी इस राइबोसोम को फर्दर आगे मूव करवाएगा, यानी कि डाउनस्ट्रीम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉप कोडॉन। उससे होगा ये कि ये जो आपके पास दोनों के दोनों आपके पास टीआरएनए हैं, ये भी आपके पास रिमूव हो जाएंगे। ये तो ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा और ये भी आपके पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्टर आएगा विच इज इनिशिएशन फैक्टर 3। याद करिएगा, इनिशिएशन फैक्टर 3, उसका फंक्शन क्या था एग्जैक्टली वो आता है और वो आकर इस ई साइड के ऊपर, एग्जिट साइड के ऊपर आकर अटैच करता है। तो लेट्स से कि ये आपके पास वो EF3 आया और इसने इस ई साइड के ऊपर अटैच कर दिया। और याद रखिएगा कि जब IF3 यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 3 आकर इस ई साइड को ब्लॉक करेगा, ई साइड ऑफ 30s, याद रखिएगा कि जब IF3 आकर अटैच करता था तो यह आपके पास 50s कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो जब आकर अटैच करेगा, यानी कि IF3 व्हेन गोइंग टू अटैच विद अ 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, तो इसकी अटैचमेंट से, IF3 के अटैचमेंट से 50s और 30s की जो अटैचमेंट होगी वो इस पॉइंट के ऊपर वीक पड़ जाएगी। एंड व्हेन फर्दर जो आपके पास EFG है वो फर्दर इस राइबोसोम को, यानी कि 50s को फर्दर आगे मूव करवाएगा। रिमेंबर यहाँ पर इसकी अटैचमेंट सही नहीं है बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 3। उससे जब ये फर्दर EFG की मदद से आगे मूव होगा तो उससे जो आपके पास ये लार्ज सब यूनिट और जो स्मॉल सब यूनिट है वो आपस में से सेपरेट हो जाएंगे, उनके अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे और ये जो आपका राइबोसोम है ये इस mRNA से रिमूव हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ योर DNA ट्रांसलेशन एक्चुअली टर्मिनेट्स। और यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर इस तरह से टर्मिनेट करता है। सो दैट्स इट विद द DNA ट्रांसलेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह DNA ट्रांसलेशन ऑफ यूकैरियोट्स को डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।